हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो गाइज, आप लोगों को पता है कि हम जो है इस बार CUET को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना। CUET 2023 को हम जो है टारगेट करके चल रहे हैं और जो है हम काफ़ी बच्चों को कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों का जो सपना है कि एक अच्छे यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है वो इस साल पूरा होगा, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर तैयारियाँ करना स्टार्ट कर रहे हैं आज से। स्टार्टिंग में हम जो है सबसे पहले मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम फिजिक्स को भी कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो है केमिस्ट्री को भी कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा जो है इसमें एक टेस्ट रहता है लास्ट वाला, जो कि जनरल टेस्ट हम बोलते हैं, ठीक है, जनरल टेस्ट। तो इन सारे के सारे चीज़ों जनरल टेस्ट का भी हम जो है बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। क्या क्या पूछा जाता है हम ये भी पढ़ेंगे, लेकिन हम स्टार्टिंग में कोशिश ये कर रहे हैं कि थोड़ा सा जो है जो डोमेन सब्जेक्ट हमारा है वो पहले हमारा कवर हो जाए। अगर आप जो है टारगेट कर रहे हैं जो है BSc वगैरह के लिए टारगेट कर रहे हैं, BSc PCM या फिर PCB को टारगेट कर रहे हैं, या फिर अगर आप BTech को भी टारगेट कर रहे हैं, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से BTech करना चाह रहे हैं, तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। सो गाइज, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर सही लगे तो इसको लाइक कर लेना। अब देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं हम आज से, तो ऑब्वियसली बात है कि हमें थोड़ा सा बात करनी पड़ेगी क्या है इसका सिलेबस, मैथ में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, स्टार्टिंग में मैथ का जो सिलेबस है उसमें मेन क्या रहता है कि आपके जो मैथ का पेपर होगा, मैथ का जो पेपर होगा, देखिए एक तो हमारा जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स है, दूसरा हमारा है जो है कोर मैथमेटिक्स है, कोर में, ठीक है। दो सेक्शन में डिवाइड है, ठीक, दो सेक्शन में डिवाइड है। अब इसमें क्या है कि भाई देखो, इसमें क्लियरली बता रखा है, इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। तो स्ट्रैटेजी अभी से आप लोग बना लीजिए, उस हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल कंटेन टू सेक्शंस, ठीक है। एक आपका क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें दो सेक्शन कंटेन होगा। कौन कौन सा? एक तो हमारा सेक्शन ए और दूसरा हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी जो कंटेन करेगा, देखिए एक तो हमारा सेक्शन ए रहेगा और एक हमारा सेक्शन बी रहेगा, लेकिन जो सेक्शन बी होगा वो B1 एंड B2 सेक्शन को कंटेन करेगा। ध्यान रखना, क्या बोला है, एक हमारा ए सेक्शन होगा एंड दूसरा हमारा बी सेक्शन होगा, बट बी सेक्शन में दो चीजें होगा, B1 एंड B2 होगा। अब किन के लिए क्या क्या होना है वो चीज चलिए बात करते हैं। देखिए, इन्होंने क्लियर बता रखा है, मैंने प्रीवियस के लेक्चर में बताया है, बट कोई इशू नहीं है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, सेक्शन ए विल हैव 15 क्वेश्चंस कवरिंग बोथ, ठीक है। कौन कौन सा? एक तो कोर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स विच विल बी कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स। क्लियर बता रखा है कि भाई सेक्शन ए जो है वो दोनों को कवर करेगा। कौन कौन सा? एक तो कोर मैथमेटिक्स वाला और एक अप्लाइड मैथमेटिक्स वाला, जो कि कंपलसरी है सभी कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप PCB या फिर PCM में से सब्जेक्ट चुन रहे हैं तो आप लोगों को भैया देखिए इसमें क्या है, ए सेक्शन दोनों को करना पड़ेगा। अगर कोई अप्लाइड मैथमेटिक्स के है, कोई कोर मैथमेटिक्स के, डजंट मैटर, आपको करना ही पड़ेगा ये सेक्शन, ठीक है। अब कोर और अप्लाइड मैथमेटिक्स का फंडा आप समझ लीजिए। आप जब जो है बी सेक्शन को करने जाएंगे, कौन सा? बी सेक्शन में जाएंगे, तो उस कंडीशन में आपके पास ऑप्शन होगा बी सेक्शन में। एक तो हमारा B1 होगा, विल हैव 35 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथमेटिक्स, मतलब जो कोर मैथमेटिक्स, जनरली सिर्फ और मैथमेटिक्स वर्ड अगर यूज कर रहा हूं तो आप समझ जाइएगा कोर मैथमेटिक्स है, ठीक है। फ्रॉम मैथमेटिक्स आउट ऑफ विच 25 क्वेश्चंस नीडेड टू बी अटेम्प्ट, 35 क्वेश्चन होगा। जो कोर मैथमेटिक्स वाले हैं वो B1 सेक्शन करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। कौन करेगा? जो कोर मैथमेटिक्स वाले हैं, कोर वाले, वो B1 सेक्शन को करना है, और जो अप्लाइड वाले हैं, अप्लाइड वाले हैं, वो B2 सेक्शन को कवर करेगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। पैटर्न सेम रहेगा, 35 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से हमें 25 को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये सिनेरियो रहता है। दूसरा देखिए, सेक्शन वही मैंने आपको बता भी दिया है, सेक्शन B2 विल हैव 35 क्वेश्चन प्योरली फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स आउट ऑफ 25 क्वेश्चन, ठीक है। 35 क्वेश्चन होंगे जिसमें 25 क्वेश्चन आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन विल बी अटेम्प्ट। तो ये चीजें आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया है। सिलेबस को थोड़ा सा हम देख लेते हैं।
सिलेबस पर थोड़ा सा नजर डाल लेते कि जो सेक्शन ए है जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी है ना, सभी के लिए कंपलसरी है। ये आपको जो है अप्लाइड वाले भी करेंगे और कोर वाले भी, सी एंड ए दोनों करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो है क्या है, अलजेब्रा है, ठीक। अलजेब्रा में टॉपिक कौन कौन सा कंटेन करता है, देखिए एक तो आपका मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, ये चीज कंटेन कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक, मैट्रिक्स। तो ये सारे टॉपिक जो है अलजेब्रा में आपका आएगा। उसके बाद अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है, एक्स वाई जेड कुछ भी है। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स भी आ रहा है, ठीक है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक। उसके बाद देखिए सॉल्विंग ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ये आप लोगों ने क्लास 12th में ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट कोई इशू नहीं है, आपको वहां समझ में नहीं आया तो आप लोग यहाँ पर जो है हमारे चैनल में ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो हम पहला जो फेज है उस फेज में हम क्या करेंगे भाई, अलजेब्रा वाला जो पार्ट है वो पूरा कवर अप करेंगे पहले, इसके जितने भी क्वेश्चंस आने के चांसेस है वो सारा जो है हम कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा चलिए उसके बाद जो है हम किस पर बात करेंगे, देखिए इसमें हम जो है कैलकुलस पर बात करेंगे। इसके बाद हमारा कौन सा आएगा, कैलकुलस आएगा। कैलकुलस में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, देखिए इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि आप लोग नहीं कर पाओगे, समझ में आ गया। इसमें आपके सारे के सारे जो है वो टॉपिक है जो आपने ऑलरेडी क्लास 12th में कर रखा है, क्लास 12th में आप लोगों ने कर रखा है। सो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सारी चीजें आप लोगों को समझाया भी जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। तो सबसे पहला जो है इसमें हमारा है अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा। अब अलजेब्रा में टॉपिक मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, ठीक, टॉपिक मैंने आपको दिखा दिया है मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक। तो सबसे पहले अलजेब्रा को कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स क्या होता है समझना है हमें यहाँ पे, ठीक है। मैट्रिसेस की मैं अगर बात करूं तो ये जो है हमारे कुछ एलिमेंट्स का जो है अरेंजमेंट होता है, एक रेक्टेंगुलर अरे होता है, ठीक, ये एक रेक्टेंगुलर अरे है। डेफिनेशन पर ज्यादा हम नहीं जाएंगे, ये एक रेक्टेंगुलर अरे है। इसमें जो है कुछ एलिमेंट्स का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है रो और कॉलम वाइज, ठीक है, रो और कॉलम वाइज जो है कुछ एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है। ये हो गया ऐसे ऐसे, ये कुछ एलिमेंट्स होंगे कि जो है अरेंजमेंट होगा। अब यहाँ पर समझना है कि रो और कॉलम की में हम बात कर रहे हैं तो क्या होता है इन जनरली, इस टाइप के जितने भी लाइंस आ रही हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा अलग कलर से दिखा देता हूँ। इस टाइप के जितने भी कलर जो है लाइंस आएंगे आपके, ये सारे के सारे आपके किस में आएंगे, रोज में आएंगे। किस में आएंगे, रोज, ठीक है। ये भी रो हो गया, ये भी रो हो गया, सॉरी रो होगा ना, रो, ठीक है, ये भी रो हो गया, ये भी रो हो गया। अब देखिए बहुत सारे रो होंगे तो हम रो 1, रो 2, रो 3 या फिर हम सीधा R1, R2, R3 के नाम से हम जो है वो करेंगे, ठीक। अच्छा उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा है कि इसमें कॉलम कौन सा होगा। देखिए इस प्रकार की सीधी वाली लाइनें जो इतने भी होंगी ना, जो वर्टिकल लाइंस होंगे ना उसको हम कॉलम्स बोलेंगे, कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स, कॉलम, ठीक। अच्छा इसमें क्या होना है, देखिए ये कॉलम है तो इसको हम C1, दूसरे को C2, तीसरे को C3, इस प्रकार से हम नाम दे सकते हैं, ठीक, आया समझ में। तो ये तो देखिए मैट्रिक्स में कुछ नहीं होता है, इसमें कुछ एलिमेंट्स की अरेंजमेंट होता है इस प्रकार की बॉक्स में, ठीक। इस प्रकार के बॉक्स में हम जो है कुछ एलिमेंट्स का अरेंजमेंट करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जब पढ़ते हैं, तो डिटर्मिनेंट की बात अब नहीं करेंगे, आप सीधा ये समझ लीजिए कि इसमें इस प्रकार की जो है ब्रैकेट लगाना है हमें, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर हमें जो है एलिमेंट्स को लिखना है, ठीक। अब देखिए हम इस प्रकार की डॉट डॉट लगाएंगे तो इससे हम एलिमेंट्स का पता तो नहीं लगा पाएंगे। अब होना क्या है कि अगर हमें एलिमेंट्स का पता लगाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ पोजीशंस डिफाइन करने पड़ेंगे, कुछ पोजीशंस डिफाइन करने पड़ेंगे। पोजीशंस को कैसे डिफाइन करेंगे, सपोज दैट कि जैसा कि अभी मैंने बताया था कि हम जितने भी रोज होंगे ये इस टाइप से लेंगे, समझ में आया। तो आप थोड़ा इस चीज को समझना है हमें, ठीक।
देखिए जितने भी रोज होगा वो इस टाइप से होगा, ठीक। देखिए आप लोग क्लास में बैठते होंगे तो बेंचेस लगी होती है ऐसे, तो इस प्रकार के जितने भी बच्चे इस प्रकार से बैठे हुए हैं, अगर देखिए हम देखने का तरीका क्या क्या होगा, देखिए मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि समझ में आ जाए, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए अगर एक टीचर है वो थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है कि बच्चे जो बैठे हुए हैं, ठीक है, जो बच्चे बैठे हुए हैं वो किस प्रकार से बैठे हुए हैं। देखिए अगर देखने का तरीका क्या क्या हो सकता है टीचर का, अगर एक टीचर है तो वो कैसे कैसे देख सकता है, ये एक तो इस रूप में भी देख सकता है टीचर कि इस रूप में बैठा हुआ है, अगर वो देखना चाहे तो इस रूप में भी ऑब्जर्व करके देख सकता है, ये ऐसे सीधे इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से भी वो ऑब्जर्व कर सकता है और ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकता है। तो जब ऐसे ऑब्जर्व करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रो। ये रो 1 देख रहा है, अगर इसको देख रहा है तो रो 2 देख रहा है, अगर इसको देख रहा है तो रो 3 देख रहा है। ऐसे अगर इस प्रकार से ऑब्जर्व कर रहा है सीधी वर्टिकली तो कॉलम 1 को देख रहा है, अगर इसको देख रहा है तो कॉलम 2 हो जाएगा, इसको देख रहा है तो कॉलम 3 हो जाएगा। अब मैं अगर इस बच्चे की, मान लीजिए यहाँ एक बच्चा विद्यार्थी बैठा हुआ है, तो इस विद्यार्थी का पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा पोजीशन, मान लीजिए इस विद्यार्थी का नाम ए है तो पहला रो हो गया, देखिए ये पहले रो में और पहले कॉलम में बैठा हुआ है ना भाई। इसका अगर मैं पोजीशन देखूं तो देखिए रो 1 आ रहा है और कॉलम 1 आ रहा है, मतलब हम पहले रो का नंबर लिखेंगे बाद में हम कॉलम का नंबर लिखेंगे, A11 हो गया। ऐसे ही मैं अगर इस बच्चे की बात करूं तो इस बच्चे का जो है पोजीशन क्या हो जाएगा, देखिए अब ये रो 1 तो है ही, मतलब मैंने क्या बोला था, अगर इस बच्चे का नाम ए है तो पहले मैंने बोला था कि रो का नंबर लिखना है फिर आप कॉलम का नंबर लिखोगे, तो रो 1 यानी कि फर्स्ट रो में है, कॉलम कौन सा है, देखिए कॉलम हमारा सेकंड वाला है तो A12 हो जाएगा। ऐसे इसकी बात करूं तो A13 हो जाएगा। ऐसे इसकी मैं बात करूं तो देखिए कौन सा नंबर का रो है, दूसरा नंबर का रो है, कॉलम कौन सा है 1 तो A21। ऐसे ही मैं अगर इस बच्चे की पोजीशन की बात करूं इसकी तो A22 हो जाएगा, है ना, दूसरा रो है दूसरा कॉलम है। अगर मैं इस बच्चे की बात करूं तो ऐसे ही A23, इसकी बात करूं तो देखिए रो 3 है 3 1 हो जाएगा। ऐसे मैं इसकी बात करूं तो A32 हो जाएगा, ऐसे इसकी बात करूं तो A33 हो जाएगा। तो देखिए अगर अरेंजमेंट हमें करना है एलिमेंट्स के अरेंजमेंट हमें करना है तो हम ऐसे दिखा सकते हैं जनरली A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23, ऐसे ही A जो है 31 A33 32 और A33, ठीक है। तो ये आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया कि मैट्रिक्स क्या होता है और उसकी जो है किस प्रकार से हम उसको लिखते हैं, आया समझ में, किस प्रकार से जो है हम लिखते हैं। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज जस्ट एन अरे ऑफ नंबर, ठीक है, इसमें जो है कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज हम लिखते हैं और उस प्रकार से जो है कुछ रेक्टेंगुलर अरे में हम उसको व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया है। इसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट इसमें पूछा जाता है, अभी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ही पढ़ेंगे क्योंकि इसमें पहला मैट्रिसेस और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है, तो हम बात कर लेते हैं कि मैट्रिसेस क्या होता है, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस भी बात कर लेंगे, ठीक है। ये मैट्रिक्स समझ में आ गया आप लोगों को, मैट्रिक्स समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखिए बहुत इजी है, ठीक, बहुत इजी है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, देखिए अगर मैं नंबर ऑफ रो, कितने नंबर ऑफ रो है इसको हम थोड़ा सा ड्रॉ करने की और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारे पास सपोज दैट कि एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ऐसे ही इसमें देखिए कितने सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, समझिए इस चीज को, 1 1 A12 A13, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर बात करूं आगे चलूं तो A1N हो जाएगा, N का मान 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, N इज इक्वल टू 1 2 3, इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है, समझ में। ऐसे में इसकी बात करूं तो दूसरा है A21 A22 A23, इस प्रकार चलता जाएगा, A2N हो जाएगा, ठीक। ये जो है हमारा रो वाइज हम जो है इसको एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही जो है अगर हम इसकी बात करूं तो A31 हो जाएगा, A32 हो जाएगा, A33 हो जाएगा और ऐसे ही चलता जाएगा तो A3N हो जाएगा, है ना, चलता जाएगा। तो
उसके बाद मैं अगर इस रूप में ऑब्जर्व करूं तो A 1 2 3 इसको मैं अगर M1 कह दूं, कोई इशू है नहीं है। इसको मैं अगर चल लेकर के जाऊं आगे तो A देखिए 1 2 3 इसको मैं क्या कह दूं, M कह दूं। 1 2 2 आ रहा है तो 2 इसको मैं लिख दूं M2। देखिए इसको मैं अगर आगे ले जाऊं तो A 1 2 3 इसको मैं M नंबर दे दूं और ये 3 हो जाएगा, M3 हो जाएगा, ऐसे आगे चलता जाएगा। तो इसको मैं मिला दूंगा तो यहाँ पर A देखिए 1 2 3 और इसको मैं अगर M लिख दूं और N आ रहा है यहाँ पे तो M इंटू N, ठीक है। तो अगर देखिए नंबर ऑफ रो जो है हमारा, नंबर ऑफ रो जो है क्या हो जाए, नंबर ऑफ रो, देखिए नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स, अगर ये एक A मैट्रिक्स है हमारा, इन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू रो का नंबर जो है M है, ठीक, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू N, देन मैं अगर ऑर्डर की बात करूं, सिंपल है एकदम, थोड़ा समझना है इसको, बस बेसिक बता रहा हूं मैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पर भी चलेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, ठीक है। नंबर ऑफ रो हमारे पास कितना है, नंबर ऑफ रो जो है हमने क्या निकाला है, M निकाल कर रखा है, इनटू नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितना है, N है। बहुत इजी है। देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बताता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को अगर मैं एक शब्द में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बताता है, हिंदी में लिख देता हूं कि मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है। अब अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों के सामने, देखिए सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सिंपल एग्जांपल में क्या है, एक मैट्रिक्स ये है 1 2 3 0 5 9 7 8 3, कितने एलिमेंट्स है भाई। अब देखिए इन जनरली जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट हो गए, इसके ऑर्डर कितने हो गए, 9 हो गए। बट देखिए हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा मैथमेटिकली अगर हमें निकालना है तो M इंटू N, मतलब नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, कितने रो है, कितने रो है, ये देखिए आप लोग कितने रो है इसमें, एक रो है, रो 1 रो 2 रो 3, 3 रो है, गुणा कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो 3 कॉलम है, तो 3 3 से 9, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बता रहा है कि भाई मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स है। बहुत इजी है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप लोगों को समझ में आ गया है कैसे करना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जब भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आए, ठीक है, आपको निकालने क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये फॉर्मूला याद रखिए, रो इंटू कॉलम। तो रो इंटू कॉलम आप करेंगे तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपका निकल करके आ जाएगा, ठीक है, निकल करके आ जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद देखिए हमारे पास क्या था, मैट्रिक्स, आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में देखिए अनेकों प्रकार के मैट्रिसेस आते हैं आपके, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में कई प्रकार के मैट्रिसेस आते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक मैट्रिक्स है हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। वैसे इसमें टॉपिक तो है हमारे पास इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, चलिए बात कर लेंगे इसको बाद में। हम सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखिए इसमें सबसे पहले जो मैट्रिक्स हमारा आता है, पहला जो मैट्रिक्स आता है वो हमारा है रो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिसेस और मैट्रिक्स में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। ये जो है आपके बहुत सारे मैट्रिक्स जब होंगे तो मैट्रिसेस लिखे जाते हैं, जिस सिर्फ एक मैट्रिक्स हुआ तो उसको हम MATRIX लिखते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स। इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका, इसीलिए पढ़ाया भी जाता है आप लोगों को क्लास 12th में, ठीक है। तो देखिए कोई भी
जो है मैट्रिक्स है उसको हम रो मैट्रिक्स कब कहेंगे, रो मैट्रिक्स कब कहेंगे, देखिए अगर उस मैट्रिक्स में अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ठीक है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ठीक, वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। अगर एक मैट्रिक्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो ही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। सिर्फ एक रो होना चाहिए, ध्यान रखना, कॉलम्स की संख्या कितनी भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है, कॉलम्स की संख्या है कितनी भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है। एग्जांपल लेते हैं एक, देखिए ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2, सॉरी इसमें कॉमा नहीं आता है, 2 3, ठीक, 4। आप देख सकते हो नंबर ऑफ रो कितना है, इस प्रकार से लाइन देखेंगे तो ये कितना नंबर है, एक ही रो है तो नंबर ऑफ रो कितना है, एक है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, इस प्रकार की लाइनें अगर देखें तो नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 कॉलम्स आए हमारे। ऑर्डर कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है, इसमें क्लियर हो गया। तो नंबर ऑफ जो है रो मैट्रिक्स में हमें ध्यान रखना एक ही क्या होगा, रो होगा, ठीक है, एक ही रो होगा। अच्छा अब चलिए अगले वाले मैट्रिक्स पर बात करते हैं, वो है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में सिंपल देखिए, अगर रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो अवेलेबल हो। अब कॉलम मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम अवेलेबल हो। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट कंटेन्स ओनली वन कॉलम, ठीक है। अ मैट्रिक्स लिख देता हूं यहां पर, देखिए आप लोग लिखना चाह रहे हैं तो आप लोग लिख भी लीजिए इसको, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, ठीक है, ओनली वन कॉलम। तो देखिए इसका एग्जांपल कैसे दे सकते हैं, इसका एग्जांपल कैसे दे सकते हैं, एक ही कॉलम हो, बाकी रो की संख्या कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 4, ठीक, कॉलम की संख्या कितनी होगी, देखिए एक ही कॉलम दिख रहा है हमें, रो की संख्या कितनी, 1 2 3 4, 4 रो है, कॉलम कितनी है, एक कॉलम है, ऑर्डर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है, ऑर्डर कितना हो गया, 4 हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक मैट्रिक्स इसमें आता है आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तीसरा जो है इसमें है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखिए इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों को समझाता हूं, ठीक है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, a matrix is called horizontal if the number of row, if the number of row, if the number of rows is less than the number of columns, number of columns, ठीक है। मतलब क्या कहा है कि एक मैट्रिक्स है उसको हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स तब कहेंगे यदि उस मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ रो है वो हमारा जो है क्या हो जाए, देखिए नंबर ऑफ रो इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम, मतलब जो रो का नंबर है वो कम होना चाहिए कॉलम के नंबर से, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, एक मैट्रिक्स ए है सपोज दैट, और वो मैट्रिक्स में देखिए 1 2 3 4 आ रहा है, ठीक है, ऐसे ही 5 6 7 8 आ रहा है। नंबर ऑफ रो कितना है, 1 2, 2 रो है। नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1 2 3 4 कॉलम आ रहा है। तो देखिए इसमें आप देख सकते हो ऑब्वियसली 2 जो है 4 से छोटा ही है, 2 क्या है, रो है,
4 क्या है कॉलम है, तो ये हमारा जो है एक हॉरिजेंटल जो है मैट्रिक्स। देखिए दिखने में हॉरिजेंटल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हॉरिजेंटल लग रहा है, ठीक। तो ये हमारा जो है एक हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हो जाएगा, बहुत ईजी है। वर्टिकल मैट्रिक्स देखिए इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि भैया इसमें जो कॉलम्स की नंबर है वो कम होनी चाहिए, ठीक है, रोज के नंबर से। बता देता हूँ, एक वर्ड में ही बताना है बस, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लिखना है तो यहीं से बना के लिख सकते हो, ठीक है। वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा भैया, कॉलम की जो नंबर होंगी वो कम होंगी रोज की नंबर से। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो। कॉलम्स कितने, 2 ही कॉलम्स हैं। रो कितने, 1 2 3 4 रो है। कॉलम्स कितने, 2 है। तो ऑब्वियसली बात है, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो कॉलम्स की नंबर है वो रो के नंबर से कम है, तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। वर्टिकल जो है मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट मैट्रिक्स के बात करते हैं, जीरो या फिर नल मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो या फिर नल मैट्रिक्स, जीरो या फिर नल मैट्रिक्स में क्या कहेगा, देखिए अगर कोई भी मैट्रिक्स है, एग्जांपल से समझते हैं, उसमें सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो हमारा अगर जीरो हुआ तो जीरो या फिर नल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अगर एक मैट्रिक्स ए है ये भी हो सकता है, ठीक है। एक बी मैट्रिक्स में ले लूं, 0 0 0 0 0 0, ये भी हमारा एक नल मैट्रिक्स हो जाएगा। एक सी मैट्रिक्स में ले रहा हूं 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये भी हमारा एक जो है क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला जो मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में देखिए कोई भी मैट्रिक्स है, अगर नंबर ऑफ रो जो है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो, कॉलम्स हो, तो उस कंडीशन में उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ रो कितने, 1 2 3, कॉलम्स के नंबर कितने, 3 है। तो कितना हो गया, रो 3 है, कॉलम भी 3 है, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स देखोगे तो आपको क्लियरली पता लगेगा कि भाई स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है। डायगोनल मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स एक आता है आपका इसके बाद, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स कैसा होगा, देखो डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। A square matrix is said to be diagonal matrix if each of its non diagonal elements is 0, ठीक है। देखिए लिख देता हूं मैं इसका डेफिनेशन तो कि आप लोगों को आगे भी याद रहे, है ना। A square matrix, a square matrix, अगर एक मैट्रिक्स A है और उसके एलिमेंट्स A I J करके है, a square matrix is said to be a diagonal matrix if each of its non-diagonal element, non-diagonal, अभी समझा दूंगा इसको, non-diagonal elements is 0, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो वो हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। अगर देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, ये इसका एग्जांपल अच्छा हो सकता है। देखिए एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना वो उसके 0 होंगे, और डायगोनल एलिमेंट जो है नॉन 0 होंगे, ध्यान रखना। तो देखिए ये 0 हो जाएगा, सॉरी ये तो 0 नहीं हो सकता, ये डायगोनल में आएगा हमारा, है ना। जैसे मैं 1 ले रहा हूँ, 0 ले रहा हूँ, 0 ले रहा हूँ, ठीक है। ये भी 0 हो जाएगा, 2 ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो आप देखिए ये जो है ना आपके नॉन डायगोनल जो है आपके, सॉरी
यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा मार्किंग करके दिखा देता हूँ अच्छे से ना। ये जो हमारे है ना, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, ये ठीक है, ये हमारा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, ये सारे आप लोग देख सकते हो। और ये हमारे जो है डायगोनल एलिमेंट है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट हमारे क्या हो गए, जीरो हो गए। तो यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। ध्यान रखना डायगोनल मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। इसीलिए बोल रखा है यहाँ पे स्टार्टिंग में कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो है उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स तब कहेंगे जब उसके सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है क्या हो जाए, जीरो हो जाए। समझ में आ गया, जीरो हो जाए। तो यही चीज है, इसमें थोड़ा सा समझना है कि स्क्वायर में डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए उसका स्क्वायर होना बहुत जरूरी है। अगर स्क्वायर नहीं होगा तो क्या होगा, चलिए एक एग्जांपल आप ही लोगों के सामने लेता हूं मैं। देखिए तो बहुत ऊपर चले गए। देखिए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, ये है एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखिए इसका डायगोनल तो बन ही नहीं पा रहा है। देखिए ये डायगोनल ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, लेकिन ये डायगोनल नहीं है। डायगोनल होने के लिए स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। अच्छा उसके बाद देखिए चलते हैं एक अगला मैट्रिक्स कौन सा है। अगला मैट्रिक्स पर हम बात करेंगे स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन लिख देता हूं मैं ताकि आप लोगों को याद रहे। अ डायगोनल मैट्रिक्स, यहां पर देखिए अ डायगोनल मैट्रिक्स is called scalar, is called scalar matrix, scalar matrix if all its principal diagonal, if all its principal diagonals, principal diagonal elements are equal, are equal। क्या बोला, क्या बोला कि आ डायगोनल मैट्रिक्स, ध्यान रखना एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है अभी बताया। एक स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स तब कहेंगे जब उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है जीरो। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम एक स्केलर मैट्रिक्स तब कहेंगे इफ ऑल इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब इसके सारे के सारे जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा, देखिए ये बात करते हैं प्रिंसिपल डायगोनल की। ये हमने एक मैट्रिक्स लिया है, ठीक है। ये इसके प्रिंसिपल डायगोनल जो है सारे के सारे एलिमेंट जो है हमारा क्या हो जाए, जीरो। देखिए इक्वल हो जाए, सॉरी। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2, यहाँ पे लिख रहा हूँ 0, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 0, यहाँ पर भी मैं 0 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी 0 लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं 0 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2। तो आप देख सकते हो कि इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल तो कहेंगे हम। तो इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल जितने भी एलिमेंट्स है वो हमारा क्या हो जाए, क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। एलिमेंट जो है इक्वल हो जाए। बाकी आप लोग देख ही सकते हो इसमें वो डेफिनेशन भी फुलफिल हो रहा है जो कि हमने इसके ऊपर में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, इसके ऊपर हमने डायगोनल जो है मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि भैया प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जितने भी नॉन डायगोनल मैट्रिक्स है वो सारे के सारे हमारे जीरो होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है भाई इसमें जीरो है, तो जीरो है तो डेफिनेशन फुलफिल हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर स्टार्टिंग में ही कहा गया था कि अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, अ डायगोनल मैट्रिक्स is called scalar matrix if all its principal diagonal elements are zero। सो राइटिंग पर आप लोग मान जाइएगा, हमें बहुत जल्दी से जो है यहाँ पर कोर्सेज को कवर अप करना है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर समय को बचाने के लिए बेसिक चीज़ें आप लोगों को जल्दी जल्दी से बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चंस पर चलेंगे क्योंकि यहाँ हम बेसिक चीज़ें डिस्कशन कर रहे हैं। पेपर में जब आप बैठेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को करने पड़ेंगे। वहाँ बेसिक तो काम आएगा ही, साथ में आपको ट्रिक्स भी काम आएंगे, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक मैट्रिक्स आता है यूनिट मैट्रिक्स, बहुत काम का मैट्रिक्स है। यूनिट
मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, इफ ऑल द एलिमेंट्स अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल आर यूनिटी। देखिए यूनिटी, ये हम देखिए इसको हम कह सकते हैं कि एक स्केलर मैट्रिक्स है। कैसे तो मैं बता रहा हूं, देखिए 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है। तो देखिए इसका प्रिंसिपल डायगोनल सेम है, तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया हमारा, सॉरी एक जो है हमारा स्केलर मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल सेम है। बट यूनिटी मैट्रिक्स तब कहेंगे जब इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे क्या हो जाए? 1 हो जाए। ध्यान रखना, प्रिंसिपल डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे हमारे 1 होने चाहिए। एक एग्जांपल ये भी है, देखिए, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स है वो हमारे 1 हो। ध्यान रखना 1 1 1, ठीक। बाकी जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे हमारे 0 0 0 0 0 0। ये आया समझ में? तो ऐसा होना है, ये यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद देखिए इसमें एक प्रकार का मैट्रिक्स आता है, बस इसके ये लास्ट है, उसके बाद जो है हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो देखिए अगला जो मैट्रिक्स इसमें आ रहा है वो है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो देखिए क्वेश्चन को किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, इसीलिए बेसिक बातों का क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में दो प्रकार की मैट्रिक्सेस मिलेंगे आपको, एक तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और एक हमारे मिलेंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है, सबसे पहला चीज इसमें बता रहा हूं मैं, एक मैट्रिक्स का स्क्वायर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर हम ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो वो मैट्रिक्स, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स तब कहेंगे किसी मैट्रिक्स को जब वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, और जो है उसके जो हमारे अपर के जितने भी हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमारे 0 होने चाहिए, ठीक है। देखिए लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जैसे कि हमारे पास 1 हो गया, ठीक है, 0 हो गया, 0 हो गया, वैसे ही ये जो है 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कोई भी हम रैंडमली ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये ज़्यादा ओवर हो रहा है तो हम इसको रफ कर लेते हैं यहाँ से ना, देखिए। फिर यहाँ पर हम जो है 5 लिख सकते हैं, 6, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। सॉरी ये वाला एलिमेंट हमारा यहाँ 0 होना चाहिए, ठीक, 0। तो देखिए लोअर ट्रायंगुलर जो है ना, इसमें ये जितने भी नीचे के जो, सॉरी नीचे का जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें हम एक ट्रायंगल टाइप का ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये नीचे का ट्रायंगल जो है नॉन जीरो होना चाहिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, और अपर ट्रायंगुलर जो है हमारा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक, ये है। उसके बाद जो है इसमें अपर ट्रायंगुलर वाला आ रहा है, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नाम से अब पता लग गया होगा कि मैं यहाँ पर क्या बोलने वाला आप लोगों को, तो ये भी ध्यान रखना है। इसमें सारे जो लोअर डायगोनल होंगे ना, हमारे नॉन जो है डायगोनल मैट्रिक्स होंगे वो 0 होंगे, ठीक है। 1 यहाँ पर जो है मैं 2 यहाँ पर लिख देता हूँ, 3 यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा 0, 2 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका 5, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ लिख देता हूँ मैं 0, यहाँ लिख 0 और यहाँ पर 4 लिख देता हूँ। तो देखिए अपर ट्रायंगुलर के जितने भी ये बन रहा है ना, ये सारे हमारा नॉन जीरो है, लेकिन लोअर ट्रायंगुलर वाला हमारा जो है क्या है? 0 है। तो ये हमारा अपर ट्रायंगुलर हो जाएगा। ध्यान रखना, एक सिंपल वर्ड में आप लोगों को बता देता हूँ, लोअर ट्रायंगुलर में जो लोअर ट्रायंगल बन रहा है मैट्रिक्स में वो हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। अपर ट्रायंगुलर में जो अपर ट्रायंगल बन रहा है वो हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। ध्यान रखना, इसमें अपर वाला नॉन जीरो, इसमें लोअर वाला नॉन जीरो, बस सिंपल है, ठीक। आई थिंक आप लोगों को जितने भी टाइप्स के मैट्रिक्स है, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस समझ में आ गया है, ठीक। यही चीज बताया था कि मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस मैंने आप लोगों को बता दिया है क्या होता है, ठीक। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मैंने बता दिया। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम जो है कल के लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि बहुत लेंदी हो रहा है, तो
हम जो है कल इसी से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। अगर कहीं पर डाउट है अभी भी तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और जो है वीडियो अगर सही लगा तो इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।